नमस्कार। आशुतोष सर की क्लास में आपका स्वागत है। यूपीएसआई परीक्षा में सहायक मैं एक वीडियो दे रहा हूं। आइए इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का कहना था कि सर यूपीएसआई का सिलेबस तो हमें पता है, पर किस चैप्टर से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा यह पता नहीं चल पा रहा है। चैप्टर पर कन्फ्यूज़न नाम से मैं एक वीडियो दे रहा हूं, जिसमें विस्तार से बताया जाएगा कि प्रत्येक चैप्टर से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक चैप्टर में क्या पढ़ा जाए। सबसे पहले परीक्षा में कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी चर्चा करते हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। चार विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला विषय होगा सामान्य हिंदी और ये 100 नंबर का पेपर होगा, 100 अंक होंगे। दूसरा विषय मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, 100 अंक का ये विषय भी होगा। तीसरा विषय संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये भी 100 अंक का होगा। और चौथा विषय मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये भी 100 अंक का होगा। इस प्रकार यूपीएसआई परीक्षा के कुल अंक या पूर्णांक 400 होंगे। अब हम बात करते हैं कि किस विषय से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो हम सबसे पहले जो विषय यहाँ पर लेंगे वो है चौथा विषय मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। इस विषय में 3 खंड दिख रहे हैं। पहला मानसिक अभिरुचि परीक्षा। अब इसमें कितने चैप्टर हैं, किस पैटर्न के सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा खंड बुद्धि लब्धि परीक्षा और तीसरा खंड तार्किक परीक्षा। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसी तरीके से हम दूसरा विषय, तीसरा विषय और सामान्य हिंदी, हर विषय में कितने चैप्टर होंगे, किस चैप्टर से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्नों का पैटर्न क्या होगा, इस पर जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, इन 3 खंडों से बने हुए विषय पर। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, इन 3 खंडों से हमारा चौथा विषय तैयार होता है। सबसे पहले मैं इसमें जो चर्चा करूंगा वह होगा मानसिक अभिरुचि परीक्षा। मानसिक अभिरुचि परीक्षा में कितने चैप्टर होंगे और उन चैप्टरों में क्या पढ़ा जाए, उनका पैटर्न क्या होगा, प्रश्न पूछने का पैटर्न क्या होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद से बुद्धि लब्धि परीक्षा में कितने चैप्टर होंगे, क्या पैटर्न होगा, तार्किक परीक्षा में कितने चैप्टर होंगे, उनके पैटर्न क्या होंगे, इन पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मानसिक अभिरुचि परीक्षा की।
मानसिक अभिरुचि परीक्षा। अब इसमें कुल 13 चैप्टर हैं, जिसको मैं बारी बारी से आपका परिचय कराऊंगा। पहला चैप्टर है जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरा चैप्टर है कानून एवं शांति व्यवस्था। तीसरा चैप्टर है सांप्रदायिक सौहार्द। चौथा चैप्टर है अपराध नियंत्रण। पांचवा चैप्टर है विधि का शासन। छठवां चैप्टर है अनुकूलन की क्षमता। सातवां चैप्टर है व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की। आठवां चैप्टर है पुलिस प्रणाली। नौवां चैप्टर है समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। 10वां चैप्टर है व्यवसाय के प्रति रुचि। 11वां चैप्टर है मानसिक दृढ़ता। 12वां चैप्टर है अल्पसंख्यकों एवं अल्पाधिकारों वालों के प्रति संवेदनशीलता। 13वां चैप्टर है लैंगिक संवेदनशीलता। ये 13 चैप्टर हमें मानसिक अभिरुचि परीक्षा खंड में पढ़ने हैं। अब प्रत्येक चैप्टर में क्या पूछा जाएगा, प्रश्न का पैटर्न क्या होगा, और हर चैप्टर का एक संक्षिप्त परिचय आगे की वीडियो में होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो चैप्टर होगा मानसिक अभिरुचि परीक्षा में, वह है जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट। जनहित एक विशिष्ट एवं व्यापक अर्थ वाला शब्द है। इसका सामान्य अर्थ जनता का हित या कल्याण है। वर्तमान लोकतंत्र का बुनियादी मूल मंत्र लोकहित या जनहित है। इसका अभिप्राय व्यक्तिगत हित से न होकर समस्त जन समूह से है, अर्थात जनहित का अभिप्राय सर्वजन हित से है। पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज एवं समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना है। जनहित के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पुलिस एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली जरिया है तथा पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, सक्षम और व्यवहार कुशल बनाया जाना अपरिहार्य है। मानसिक अभिरुचि परीक्षा के अंतर्गत हम लोगों ने जनहित नामक चैप्टर का परिचय जाना। अब हम लोग देखेंगे कि इस पर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो इस पर जो प्रश्न पूछा जा सकता है उसका एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं। जैसे प्रश्न है, जनहित से तात्पर्य है। जनहित से तात्पर्य है। ऑप्शन ए किसी व्यक्ति का हित, ऑप्शन बी किसी उपेक्षित व्यक्ति का हित, ऑप्शन सी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति का हित, ऑप्शन डी सार्वजनिक हित। तो हमें इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि हमारा सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डी, सार्वजनिक हित। जनहित से तात्पर्य है सार्वजनिक हित, किसी एक का हित नहीं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर।
दूसरा चैप्टर है कानून एवं शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। कानून एवं शांति व्यवस्था किसी भी लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक एवं संवेदनशील मुद्दा है। बिना कानून एवं व्यवस्था के किसी भी जनतांत्रिक देश में एक सफल एवं शांतिमय व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं उसके स्थायित्व के लिए एक हर परिस्थिति में अनुकूलन योग्य कानून व्यवस्था का होना अपरिहार्य है, आवश्यक है। बेहतर कानून व्यवस्था अच्छे समाज और माहौल का निर्माण करती है। किसी भी राष्ट्र, राज्य, शहर या क्षेत्र में शांति बनाए रखना, अपराधों को कम करना और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना कानून एवं व्यवस्था का मुख्य अंग है। इन कानूनों का क्रियान्वयन करने हेतु देश की पुलिस व्यवस्था जवाबदेह संस्था है। पुलिस व्यवस्था का मुख्य कार्य अपराधों की रोकथाम करना एवं शांति बहाल करना है। कानून एवं शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आइए देखते हैं। तो एक उदाहरण के जरिए इसे समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। प्रश्न है, सामान्यतः कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए राज्य सरकार की, ऑप्शन बी केंद्र सरकार की, ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों की, ऑप्शन डी जिला परिषदों की। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। सामान्यतः कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। तीसरा चैप्टर सांप्रदायिक सौहार्द, कम्युनल हार्मनी। भारतीय संसद द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, जिसका अर्थ है भारत की सरकार किसी भी पंथ को बढ़ावा देने अथवा प्रतिबंधित करने का कार्य नहीं करेगी, बल्कि सभी पंथों के प्रति निष्पक्ष भावना से कार्य करेगी। समाज में लोगों को जागरूक करने हेतु जन जागरण आंदोलन चलाया जाना चाहिए। लोगों को यह बताया जाना चाहिए कि सभी धर्म शांति एवं सद्भाव की शिक्षा देते हैं, तो हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि वह सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पूर्ण जिम्मेदारी एवं निष्पक्षता के साथ करे। सांप्रदायिक सौहार्द से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसका एक उदाहरण लेते हैं। देश में शांति, धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान द्वारा स्थापित किया गया पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए
राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्षता पुरस्कार। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सामाजिक समरसता पुरस्कार। ऑप्शन डी, सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी। देश में शांति, धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान द्वारा स्थापित किया गया पुरस्कार राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानसिक अभिरुचि परीक्षा खंड से चौथा चैप्टर है अपराध नियंत्रण, क्राइम कंट्रोल। अपराध पर नियंत्रण आपराधिक गतिविधियों को रोककर, अपराधियों को पकड़कर और अपराधियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों की खोजबीन करके किया जा सकता है। अपराध नियंत्रण पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आइए देखते हैं। यदि आपके पड़ोस में एक चोरी हो गई है तो आपकी तत्काल कार्यवाही क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए, पुलिस मुख्यालय को कॉल करना। ऑप्शन बी, पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना। ऑप्शन सी, तुरंत निवारण के लिए अदालत में जाना। सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरों को सचेत करना। आइए देखते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है बी, पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना। पांचवा चैप्टर है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। विधि का शासन या कानून का शासन का अर्थ है कि कानून या विधि सर्वोपरि तथा वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है। विधि शासन का प्रमुख सिद्धांत है कानून के समक्ष सब लोगों की समता। इस चैप्टर से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है? भारतीय संविधान में विधि का शासन लिया गया है। ऑप्शन ए, अमेरिकी संविधान से। ऑप्शन बी, ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन सी, रूस के संविधान से। ऑप्शन डी, कनाडा के संविधान से। सही आंसर है बी, ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान में विधि का शासन ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। छठवां चैप्टर है अनुकूलन की क्षमता। अनुकूलन की क्षमता एक ऐसी कला है जिसके जरिए व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में स्वयं को स्थापित कर सकता है। अनुकूलन का तात्पर्य है सभी तरह की स्थिति परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेना, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में ही असली कौशल की
परीक्षा होती है? अनुकूलन की क्षमता पर किस पैटर्न के प्रश्न होंगे, आइए देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, आपका तबादला एक नए राज्य में कर दिया जाता है जहां का भोजन आपके मूल भोजन से भिन्न है। आप ऑप्शन ए, अपना भोजन खुद बनाने का यत्न करेंगे। ऑप्शन बी, अपने परिवार को नए स्थान पर ले आएंगे। ऑप्शन सी, वापस तबादले के लिए निवेदन करेंगे। ऑप्शन डी, काम से इस्तीफा दे देंगे। सही आंसर है ए। अपना भोजन खुद बनाने का यत्न करेंगे। तो प्रश्न का सही आंसर कि अगर आपका तबादला एक नए राज्य में कर दिया जाता है जहां का भोजन आपके मूल भोजन से भिन्न है, तो आप क्या करेंगे? तो आप अपना भोजन खुद बनाने का यत्न प्रयत्न करेंगे। सातवां चैप्टर, व्यवसायिक सूचना बेसिक स्तर की। पुलिस के सामने उस समय धर्म संकट उत्पन्न हो जाता है जब उसे पता चलता है कि दूसरे पुलिसकर्मी ने कोई घुसखोरी की है या बेईमानी की है। यदि वह अपने सहयोगी के इस कृत्य की शिकायत करता है तो उसके अन्य सहयोगी उसकी आलोचना करते हैं, और यदि वह इस कृत्य की उपेक्षा करता है तो उसकी अंतरात्मा उसे बेचैन करती है। जिस प्रकार की द्वंद्व की स्थितियां उसकी भूमिका और कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है, इस प्रकार की द्वंद्व की स्थितियां उसकी भूमिका और कार्यप्रणाली को प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए पुलिस को बेसिक स्तर की व्यावसायिक सूचना का पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे पुलिस भावनात्मक एवं पेशेवर दोनों भूमिकाओं के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की चैप्टर में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो इस प्रकार से हैं। पुलिस को बेसिक स्तर की व्यावसायिक सूचना का पूर्व ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, जिससे उनकी कार्यप्रणाली और उसके वैधानिक परिणामों में संघर्ष ना उत्पन्न हो। ऑप्शन बी, जिससे वे भावनात्मक एवं पेशेवर दोनों भूमिकाओं के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकें। ऑप्शन सी, उपरोक्त ए और बी। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। और सही आंसर है सी, उपरोक्त ए और बी दोनों। पुलिस को बेसिक स्तर की व्यावसायिक सूचना का पूर्व ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है ताकि उनकी कार्यप्रणाली और उनके वैधानिक परिणामों में संघर्ष ना उत्पन्न हो। दूसरा, जिससे वे भावनात्मक एवं पेशेवर दोनों भूमिकाओं के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकें। आठवां चैप्टर है पुलिस प्रणाली, पुलिस सिस्टम। इस अध्याय में
पुलिस के गठन तथा उसके आंतरिक प्रशासन के संचालन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पुलिस प्रणाली से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका पैटर्न इस प्रकार से है। पुलिस के गठन तथा उसके आंतरिक प्रशासन के संचालन हेतु अधिनियमित किया गया है। पुलिस अधिनियम 1871, ऑप्शन बी पुलिस अधिनियम 1861, ऑप्शन सी पुलिस अधिनियम 1952, ऑप्शन डी पुलिस अधिनियम 1901। देखते हैं सही आंसर क्या होगा। बी पुलिस अधिनियम 1861। पुलिस के गठन तथा उसके आंतरिक प्रशासन के संचालन हेतु पुलिस अधिनियम 1861 को अधिनियमित किया गया है। नौवां चैप्टर समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। इस अध्याय में समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों का पैटर्न इस प्रकार से हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुलिस व्यवस्था में गुणवत्ता और सुधार के लिए दिए गए दिशा निर्देशों में किस पर गहरी चिंता जताई जा माफ कीजिए, एक बार फिर प्रश्न को पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुलिस व्यवस्था में गुणवत्ता और सुधार के लिए दिए गए दिशा निर्देशों में किस पर गहरी चिंता जताई है। ऑप्शन ए पुलिस अधीक्षकों के अनावश्यक एवं बिना कारण स्थानांतरण पर, बी पुलिस बल की कार्यक्षमता पर, सी पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए पुलिस अधीक्षकों के अनावश्यक एवं बिना कारण स्थानांतरण पर। मानसिक अभिरुचि परीक्षा में 10वां चैप्टर होगा व्यवसाय के प्रति रुचि। पुलिसकर्मी के लिए यह अति आवश्यक है कि पुलिस अपने व्यवसाय के प्रति रुचि रखे एवं अपने व्यवसाय को पूरे मनोयोग से करे। कहा गया है कि कर्म ही पूजा है, अर्थात कार्य को केवल कर्तव्य समझकर इतिश्री नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कार्य का सम्मान एवं आदर करना चाहिए। व्यवसाय के प्रति रुचि चैप्टर से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है। एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और सफल पुलिसकर्मी बनने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए व्यवसाय के प्रति रुचि, ऑप्शन बी सकारात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी उच्च आदर्श, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। 11वां चैप्टर मानसिक दृढ़ता। मानसिक दृढ़ता का तात्पर्य उच्च मनोबल से है। मन ही संपूर्ण शारीरिक शक्ति का पुंज है। मन में जैसी भावना उत्पन्न होती है, व्यक्ति का व्यवहार भी उसी अनुरूप होता है। तभी तो कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात जो मन में हार मान लेता है उसकी हार निश्चित है, और जो मन में निश्चित कर लेता है
कि उसे हर हाल में जीतना है तो उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। मानसिक दृढ़ता से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक नज़र उस पर देखते हैं। विपरीत परिस्थितियों में संयम बनाए रखने तथा आत्मविश्वास को बढ़ाकर उचित कार्यवाही करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए मानसिक दृढ़ता, नैतिकता, शारीरिक संतुलन, ऑप्शन डी आक्रामकता। आइए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए मानसिक दृढ़ता। विपरीत परिस्थितियों में संयम बनाए रखने तथा आत्मविश्वास को बढ़ाकर उचित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक है मानसिक दृढ़ता। बारहवां चैप्टर अल्पसंख्यकों एवं अल्पाधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक का दर्जा उन धर्म के लोगों को दिया गया है जिनकी संख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम है। मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध एवं ईसाई समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है क्योंकि इनकी संख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में कम है। अल्पसंख्यक समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नियम कानून बनाती है तथा इन नियम कानूनों का पालन कराना पुलिस का कार्य है। अतः पुलिस की जिम्मेदारी अल्पसंख्यकों के प्रति महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से अल्पसंख्यकों के हित किस प्रकार सुरक्षित रखे जा सकते हैं। ऑप्शन ए उन्हें अच्छी शिक्षा देकर, ऑप्शन बी उन्हें अनुमति देकर कि वे अपने शिक्षण संस्थाएं स्थापित करें और उनका प्रबंध करें, सी अच्छी नौकरी देकर, डी उन्हें सस्ती ब्याज दर पर आवास ऋण देकर। आइए देखते हैं प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आंसर बी उन्हें अनुमति देकर कि वे अपने शिक्षण संस्थाएं स्थापित करें और उनका प्रबंध करें। मानसिक अभिरुचि परीक्षा खंड से अंतिम 13वां चैप्टर है लैंगिक संवेदनशीलता। लैंगिक संवेदनशीलता का तात्पर्य है स्त्री पुरुष के बीच बिना भेदभाव के सही आचरण। सभ्य समाज के लिए लैंगिक संवेदनशीलता सामाजिक विकास का अति आवश्यक अवयव माना गया है। पुरुष समाज में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ होने के भ्रम में महिलाओं को दूसरे दर्जे का स्थान देता है। इस कारण महिलाओं पर अत्याचार आजकल आम होता जा रहा है। पुलिस के लिए यह एक संवेदनशील मुद्दा है जिससे प्रायः उसका सामना होता है। इस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से आपकी राय क्या है। ऑप्शन ए महिलाओं को पुरुषों का आदर करना चाहिए, ऑप्शन बी पुरुषों को स्त्रियों का आदर करना चाहिए, ऑप्शन सी पुरुषों और स्त्रियों दोनों को एक दूसरे का आदर और सम्मान करना चाहिए, ऑप्शन डी स्त्रियों को अपनी देखरेख स्वयं करनी चाहिए। इस प्रश्न का सही आंसर है सी पुरुषों और स्त्रियों दोनों को
एक दूसरे का आदर और सम्मान करना चाहिए। इस वीडियो में यहीं तक। हम लोग यूपीएसआई ऑनलाइन लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले 4 विषयों में अंतिम विषय की चर्चा कर रहे हैं, जिसके 3 खंड हैं। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, जिसमें हमने आपको बताया कि मानसिक अभिरुचि परीक्षा में 13 चैप्टर और 13 चैप्टर का एक छोटा संक्षिप्त परिचय दिया और उस पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में भी एक छोटा सा परिचय कराया। मेरी अगली वीडियो अवश्य देखिए। इस अगली वीडियो में बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा के संबंध में चर्चा की जाएगी कि इनमें कौन कौन से चैप्टर होंगे। उन चैप्टर का एक संक्षिप्त परिचय कराया जाएगा और प्रत्येक चैप्टर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन पर एक संक्षिप्त चर्चा होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष सर की क्लास आपके उज्जवल भविष्य की सदैव प्रार्थना करती है। तो अगली वीडियो को अवश्य देखिएगा और इस वीडियो में बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।